माथे पे संविधान लगाने से संविधान नहीं बचता, संविधान को अमल कराने से संविधान बचता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है तभी तो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाना पड़ा और आपको उस कानून को क्यों पलटना पड़ा। बेसिकली ईवीएम बैन अगर हो जाए ना तो ये 2 सीट भी नहीं आएंगी इनकी भारतीय जनता पार्टी की। अगर आप वाकई में संविधान को बचाना चाहते हो तो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं करना चाहते आप। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो आंदोलन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम तक के लिए कि साहब 1 दिन में करवा दीजिए। ये तमाम चीज़ें हैं। आप आदिवासियों की जंगलों की ज़मीनें छीन रहे हैं। ये लोग क्या बातें करते हैं, शिक्षित मत बनो साहब, गोबर से इलाज करेंगे, हम तो पानी से इलाज करेंगे, पेशाब से इलाज करेंगे। अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं। असंवैधानिक बातें हैं, सारी की सारी अवैज्ञानिक बातें हैं। तो बेसिकली संविधान के खिलाफ ये बात भी है कि इस देश को आप पीछे ले जाने की बात करें। और आज हैं हम रामलीला मैदान में और रामलीला मैदान में डोमा परिसंघ की आज SC ST OBC दलित माइनॉरिटीज़ की एक महारैली हुई और किस प्रकार से देश के सारे हिस्से से कई सारे लोग यहाँ आए और यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भाषण दिया और साफ साफ कहा कि हम आने वाले समय में जातिगत जो है जनगणना करवाएंगे और जातिगत आरक्षण की जो सीमा है वो भी 50% से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे वक्फ वोट को बचाने की लड़ाई चल रही, जो वक्फ वोट में जो संशोधन हो रहे हैं उस पर भी जो बात हुई है, देश में ईवीएम को हटाने को लेकर बात चल रही है। तो डोमा के जो जनरल सेक्रेटरी शाहिद अली साहब है वो हमारे साथ इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आए हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया बहुत बहुत। सर आप लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को माथे पे लगाते हैं और देश के कई लोगों का कहना है कि संविधान से ही देश चल रहा है। तो क्या कहेंगे आप? उनका कहना है कि जो ये सब लोग संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं एक छद्म लड़ाई है, एक झूठी लड़ाई है, क्या कहेंगे आप? असल में वो जो ड्रामे करते हैं ना वो छद्म है, वो झूठे हैं। माथे पे संविधान लगाने से संविधान नहीं बचता, संविधान को अमल कराने से संविधान बचता है। हमारा देश 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, जुडिशरी। आखिर फिर जुडिशरी को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और बहुत सारी हाई कोर्ट्स को बार बार क्यों कहना पड़ता है कि साहब जुडिशरी के काम में हस्तक्षेप ना करे कार्यपालिका? क्यों कहना पड़ता है कि विधायिका ने जो कानून बनाए उनको लागू करवाए कार्यपालिका? क्यों? अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाले मामले में कहा कि जुडिशरी में हस्तक्षेप ना करे कार्यपालिका, यानी कि जो चीज़ें जज साहब ने करनी है, जुडिशरी ने करनी है, जुडिशरी को करने दें, तभी देश बचेगा ना। तो जब आपने विधायिका के जो कानून बनाए हुए हैं उनको आप लागू नहीं करवाते हो, जुडिशरी में आप इंटरफेरेंस करते हो, तो देश कहाँ बचा हुआ है? संविधान खतरे में है? नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि साहब ये जो इलेक्शन कमीशन है ये स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए उसके लिए कानून बनाया उन्होंने। 2 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात है। इन्होंने रातों रात उस कानून को पलट दिया। पार्लियामेंट के अंदर कानून ले आए कि नहीं साहब हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है तभी तो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाना पड़ा और आपको उस कानून को क्यों पलटना पड़ा। बेसिकली ईवीएम बैन अगर हो जाए ना तो ये 2 सीट भी नहीं आएंगी इनकी भारतीय जनता पार्टी की। 2 सीटें भी, रेस्पोंडेंट के साथ कह रहा हूँ मैं। पहले 2 सीटें जो आ जाती थी वो बड़े नेता थे, वाजपेयी जी थे, ठीक है। तो अब आज की डेट में 2 सीटें भी नहीं आएंगी। अमित शाह जी और मोदी जी खुद भी नहीं जीत पाएंगे ईवीएम अगर हटवा दी जाए तो ये जो चीज़ें ये लोग जानते हैं। तो बेसिकली ये ड्रामा करते हैं कि देखिए साहब हम संविधान बचा रहे हैं, हम संविधान को हम तो बचाना चाहते हैं, छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान को बचाना चाहते हो तो करिए ना आप ईवीएम बैन, क्यों नहीं करते आप? संविधान को बचाना अगर आप चाहते हो तो आप वक्फ में अमेंडमेंट क्यों लेके आ रहे हो? वो तो संवैधानिक है ना। संविधान अगर आप बचाना चाहते हो तो आप फिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? संविधान आप अगर बचाना चाहते हो तो फिर आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाते? संविधान अगर बचाना चाहते हो तो फिर आरक्षण की सीमा 50% ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों वर्गीकरण आप कर रहे हो? अगर आप वाकई में संविधान को बचाना चाहते हो तो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं करना चाहते आप? किसान सड़कों पे बेचारा लगा हुआ है बजाय खेतों के। रोज़गार, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो आंदोलन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम तक के लिए कि साहब 1 दिन में करवा दीजिए। ये तमाम चीज़ें हैं। आप आदिवासियों की जंगलों की ज़मीनें छीन रहे हैं। तो संविधान कहाँ बचा हुआ है? देश कहाँ बचा हुआ है? देश को तो आपने तोड़ा हुआ है। देश तो जो बचा हुआ आपको दिखता है ना, बेसिकली वो बाबा साहब ने एक ऐसा खूबसूरत संविधान बना दिया कि जहाँ पर हक सबको बराबर को दे दिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो जुडिशरी
वक्तन वक्तन इनको सही करती रहती है। इनका अगर जुडिशरी में जिस तरह हस्तक्षेप करते हैं और ये जो चाहते हैं अगर इन्होंने कर लिया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये जो देश बचा हुआ है ना, वो इसलिए बचा हुआ है। देश के यहाँ सब लोगों को बराबरी का हक है, सबको अपने अपने धर्म को पालने का अधिकार है, सारी चीज़ें हैं। अब ये जो इतने रिवोल्ट होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि आप जब संविधान पर हमला करते हो, जैसे आपने सपोज कर लिए 1991 में एक एक्ट बना दिया जिसका नाम है प्लेसिव वर्षो एक्ट 1991, संसद ने बनाया ना भारत की, वो तो किसी पार्टी ने नहीं बनाया ना, संसद का है वो तो कानून। अब कार्यपालिका की जिम्मेदारी उसे लागू करवाए, और कार्यपालिका जिन लोगों के पास है उनके जो भगवान बने हुए हैं, मोहन भागवत जी, उन्होंने भी क्या दिया 1919 के बाद में और 2019 के बाद में जो बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया कि साहब अब और किसी मंदिर के नीचे शिवालय ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, देश को आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो बाबरी मस्जिद का केस है उसमें 3 चीज़ें हुई हैं, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। उस केस में उस जजमेंट को जो लिखा, अभी चंद्रचूड़ साहब ने उसमें कबूल किया कि साहब वो जजमेंट उन्होंने लिखा भगवान के कहने पे लिखा, यानी भगवान ने आके उनको बताया। उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, 3 चीज़ें उस जजमेंट की खास हैं। एक तो ये कि साहब वहाँ पर मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, वहाँ पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला राम जी वहाँ पैदा हुए, ये भी भगवान ने उनको बताई। दूसरी बात भगवान ने उनको क्या बताई कि साहब ये जो प्लेसिव वर्षो एक्ट 1991 है पूरी तरह से वैलिड है। तीसरी बात भगवान ने क्या बताई कि आस्था के आधार पे ये मस्जिद मंदिर में दे दी, हिंदुओं को दे दी। जब दे दी गई तो किसी मुसलमान ने कोई रिवोल्ट नहीं करा। मुसलमान भी कितने शांति प्रिय हैं, पूरे के पूरे देश ने ठीक है साहब कोई बात नहीं है, आपने कर लिया। अब जो भगवान ने कही इनको बातें, 3 बातें, उसमें से आपने एक तो अपना ली, बाबरी मस्जिद ले ली। जो 2 और कही भगवान ने चंद्रचूड़ साहब के जरिए कि भैया ये प्लेसिव वर्षो एक्ट 1991 पूरी तरह से वैलिड है, उसको क्यों नहीं मानते। जो दूसरी बात कही कि साहब यहाँ पर राम जी के पैदा होने के कोई सबूत नहीं मिलते, तो फिर आप क्यों दूसरी मस्जिदों के नीचे जा रहे हो कि जहाँ साहब फलां का सबूत है, यहाँ ढका का सबूत है। तीसरी बात, उसके फ़ौरन बाद मोहन भागवत जी ने कह दिया कि अब हमने किसी मंदिर मस्जिद के नीचे किसी मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं ढूंढना, तो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हैं, संसद ने कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है, तो सर्वे का क्या मतलब है साहब? सर्वे करके क्या करेंगे आप? जब आप दे तो सकते नहीं किसी को, जब दे नहीं सकते तो सर्वे का क्या मतलब है? सर्वे तो बंद होना चाहिए। तो बेसिकली सर्वे किस लिए है? देश को तोड़ने के लिए, यानी संविधान को तोड़ने के लिए, संविधान के खिलाफ। सर्वे के लिए और कितने सबूत दूं मैं आपको संविधान को तोड़ने के, मुझे बताएं। अच्छा, सर्वे के लिए तो जनहित याचिकाएं दाखिल होती है, उसके बाद कोर्ट ये आदेश देता है। और हम एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जब विश्व के कई देश मंगल पे पानी खोज रहे हैं, भारत इस समय मस्जिद के नीचे क्या है ये खोज रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जनहित याचिकाएं ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती हैं। हाई कोर्ट में फाइल करी गई थी, ताजमहल के लिए डिसमिस कर दी गई, ठीक है। जनहित याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होती है, ये याचिकाएं लोअर कोर्ट में फाइल कर रहे हैं और बिना नोटिस के वो कोर्ट्स ऑर्डर कर रही हैं सर्वे के, जो गैर कानूनी है पूरी तरह से। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो आपने दूसरी बात विज्ञान की कही, ये 1991 में जो एक्ट बना इसलिए तो बना कि देश को आगे बढ़ना चाहिए। मोहन भागवत जी ने भी इसीलिए कहा देश को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये भगवान ने उनको बताया था कानून बनाने के लिए, ये वाला 2019 का जजमेंट बाबरी मस्जिद देने के लिए, तो भगवान ने भी ये चाहा देश को आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर देश को क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे साहब? हकीकत बात है, विज्ञान का युग है, विज्ञान का देश है, और विज्ञान के लिए ही सारी चीज़ें हैं। जब तक आदमी इल्म हासिल नहीं करेगा, जब तक सब कुछ बेकार है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा संगठित हो जाओ, बाबा साहब ने कहा अब संघर्ष करो। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों पर ही हम लोग कायम हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें ही देश के लिए धुरी हैं। ये लोग क्या बातें करते हैं, शिक्षित मत बनो साहब, गोबर से इलाज करेंगे, हम तो पानी से इलाज करेंगे, पेशाब से इलाज करेंगे, अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं। असंवैधानिक बातें हैं सारी की सारी, अवैज्ञानिक बातें हैं। तो बेसिकली संविधान के खिलाफ ये बात भी है कि इस देश को आप पीछे ले जाने की बात करें। शाहिद अली साहब, ईवीएम की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम जो है वो कांग्रेस के समय ही आई थी और कांग्रेस भी चुनाव ईवीएम से लड़ती थी। लेकिन जब भाजपा लगातार जीत रही है, लेकिन कई जगह पे हम देखते हैं चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी जीती है, तो ईवीएम से क्या समस्या है आप लोगों को? तो ये कांग्रेस गलती नहीं कर सकती क्या? कांग्रेस क्या ये है कि साहब वो तमाम गलतियों से पार है।
अगर कोई गलती है तो सुधारने में क्या दिक्कत की बात है, उसे सुधारना होना चाहिए उसका। दूसरी बात, जब कांग्रेस लेके आई थी तो भारतीय जनता पार्टी उसकी मुखालफत करती थी, ज़बरदस्त तरीके से मुखालफत करती थी। उन्होंने मैनेज नहीं की ईवीएम, इसलिए उन्होंने कहा कि ईवीएम वो अच्छे मकसद के लिए लेके आए, एक नई चीज़ लेके आए, आधुनिक चीज़ लेके आए, वैज्ञानिक चीज़ थी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ईवीएम मैनेज करेंगे ये लोग आगे चल के। तो जब ये ईवीएम लेकर आए, उन्होंने मैनेज नहीं की, देश इनके हवाले हो गया, ये लोग वोट से अपने आगे जीत करके। अब इन लोगों ने उसको मैनेज करना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में जब ईवीएम मैनेज हो रही है तो ईवीएम तो बैन होनी चाहिए। अब तो कितने सबूत मिलेंगे बताइए कि एक कैंडिडेट अभी महाराष्ट्र से लड़े, जो उसके उद्धव के जो भतीजे हैं, भाई हैं, क्या नाम उनकी पार्टी के, लड़े एमएनएस से। उनको कह रही मेरे घर में 4 लोग तो कम से कम हैं, मैं खुद, मेरा बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान है, मेरी बीबी, 4 लोग, वोट आए उनको 2। कहाँ गए उनके वोट? एक गांव में पूरे के पूरे वोट कांग्रेस के थे, एक वोट नहीं आया वहाँ कांग्रेस का। यहीं पर अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुआ, संभल के बराव वाली सीट में ही, जहाँ 70% मुसलमान हैं, ठीक है, वहाँ पर वोट आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 95%। तो कुछ जादू हो रहा है क्या? कुछ जादू हो रहा है क्या? देखिए, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है ना, उस काम की वजह से ना दलित उनको वोट देता है, ना मुसलमान उनको वोट देता है, ना ओबीसी उनको वोट देता है, ना आदिवासी उनको वोट देता है। वो वोट कहाँ से आते हैं? ईवीएम बैन करवा दीजिए, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसको भी लेकर आप लोगों को ऐतराज़ है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो संशोधन हो रहे हैं तो मुस्लिम समाज की भलाई के लिए हो रहे हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, डीएम उसकी देखभाल करेंगे, तो ये एक अच्छा कदम है, फिर विरोध क्यों? आपकी तीनों बात का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले महिलाओं से शुरू करता हूँ। महिलाओं को ऑलरेडी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं वक्फ में, और दिल्ली वक्फ बोर्ड की चेयरमैन महिला रह चुकी हैं, राना परवीन सिद्दीकी साहिबा रह चुकी हैं, चेयरमैन रह चुकी हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि प्रोपेगेंडा करते हैं लोग कि साहब महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा प्रोपेगेंडा इनका ये है कि साहब ये वक्फ बोर्ड वाले जिस ज़मीन पर हाथ रख देते हैं इनकी हो जाती है। होता दरअसल इसके उल्टा है, ये हमारी वक्फ की जिस ज़मीन पर सरकार हाथ रख देती है उनकी हो जाती है। एक ज़मीन तो इन्होंने अंबानी को छीन कर दे दी हमसे, हमारी ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, अंटालिया वक्फ पे बना हुआ है। दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, जिसमें सबसे छोटी ज़मीन 25,000 गज की है, बड़ी ज़मीन 1.25 लाख गज की है। इतनी ज़मीनें हैं ये 300 कि उनकी हम रेंटल इनकम से, 1 साल की रेंटल इनकम से एम्स से अच्छा हॉस्पिटल बना दें। इतनी ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर कर ली और दफ़ा 51 को वायलेट करके कर ली। दफ़ा 51 वक्फ की क्या कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टी आप एक्वायर नहीं कर सकते। एक्वायर अगर करते हैं तो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन से करें, परमिशन से करेंगे, और साथ में वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन देंगे। ना तो आपने चेयरमैन की परमिशन ली, ना आपने कंपनसेशन दिया, तो ये आपने कर लिया, वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके रख दिया आपने। तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि डीएम को पावर दे दी, कितना अच्छा काम करा है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में वक्फ का आदमी बैठता, हम ये चीज़ ख़त्म करेंगे, हम डीएम को पावर देंगे। हिंदुस्तान में कितने ट्रिब्यूनल चल रहे हैं मैं आपको नाम बताता हूँ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सीगेट, एमआरटीपी, नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैं। और ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाती है भारत की सरकार? भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। वो इसलिए बनाती है कि त्वरित फैसले हों, उसके जानकार उसके अंदर होती हैं, वो जजेस होती हैं उसमें। जहाँ तक वक्फ ट्रिब्यूनल की बात है, वक्फ ट्रिब्यूनल में एक जुडिशरी के सिटिंग जजेस होते हैं, सिटिंग जजेस में से एक होते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल का इंसान होता है जो गवर्नमेंट की सर्विस में, और एक मुस्लिम मामलों के जानकार जो वक्फ के मामलों के जानकार होते हैं, ये होते हैं। कितना खूबसूरत निज़ाम है। ये कहते हैं कि साहब हम इसकी पावर छीन के, यानी जुडिशरी की पावर छीन के डीएम को देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कहती है हस्तक्षेप मत करो। ये तो हम कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ, कि आप जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है उस बॉडी को ख़त्म करके आपने गुलाम को पावर देना चाहते हो, आप कार्यपालिका को पावर देना चाहते हो, तो बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हो ना। ये तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि अब सोचिए ना, आप जुडिशरी से पावर लेकर के आप डीएम को पावर दे देंगे, आप विधायिका से आप जो कार्यपालिका को पावर दे देंगे आप।
कौन सी तरह की बात कर रहे हो भाई? फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बच गया? तो बेसिकली आप गुलाम को अपने पावर दोगे, जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट से पावर लेकर के, क्योंकि आपने अपने मुनाफिक फैसले करवाने। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी ट्रेंड लोग हैं, कानून पढ़े हुए लोग हैं, पूरी पूरी जिंदगियां दी हैं हम लोगों ने या उन लोगों ने। जुडिशरी में जो लोग जजेस हैं वो उसके एक्सपीरियंस के आधार पे, कानून के आधार पे, कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। टाइटल सूट को हिंदुस्तान का कानून है कि जुडिशरी डिसाइड करेगी, डीएम को से पावर हो जाएंगी भाई, टाइटल सूट डिसाइड करे। इससे ज़्यादा घिनौनी बात कोई नहीं हो सकती। तीसरा झूठ इनका क्या है कि साहब ये जो लोग पाकिस्तान चले गए आज़ादी के वक्त में, ये उनकी प्रॉपर्टियाँ हैं, वक्त प्रॉपर्टियाँ, तो इसलिए उन्होंने चूँकि पाकिस्तान में जाके ले ली, हम ले लेंगे। यार ये क्या बच्चों की सी बातें करते हैं, बिल्कुल ही इनको क्या ब्रीफ नहीं है ज़रा से भी। जो लोग पाकिस्तान चले गए यहाँ से, उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ बची वो कहलाई इवैक्यू प्रॉपर्टी। उसके लिए भारत की सरकार ने कानून बनाया, इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी एक्वायर कर ली। जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए उनको वो प्रॉपर्टियाँ दे दी। तो वक्फ में वो वाली प्रॉपर्टियाँ नहीं है, वक्फ की तो हमारी अपनी प्रॉपर्टियाँ हैं। वो प्रॉपर्टियाँ हैं जो हमारे बाप दादाओं ने वक्फ को गिफ्ट करी हैं, और गिफ्ट करने का तरीका ही बता देता हूँ कैसे करी हैं। दफ़ा 37 में जो लिखा हुआ है, वक्फ के कानून में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ कानून है कि मैं शायद अली अगर कोई चीज़ वक्फ करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता हूँ, तो मैं उसका सबसे पहले मालिक होना चाहिए, टाइटल डीड होनी चाहिए मेरे पास। जब टाइटल डीड होगी तो मैं वक्फ के पास जाऊँगा कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी को आपको वक्फ करना चाहता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी सपोज कर लीजिए बुलंदशहर में स्थित है, तो वक्फ बोर्ड क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी के कागजात को वेरीफाई करवाने के लिए बुलंदशहर की तहसील में डीएम साहब के पास में, तहसीलदार के पास साहब में, एसडीएम साहब के पास भेजेगा कि जांच करके बताओ शायद इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या नहीं है। तो वो बताएंगे हाँ जी मालिक हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, मुख्तार हैं अपनी प्रॉपर्टी देने के, तब मेरी प्रॉपर्टी वक्फ होगी। ड्रामा क्या करती हैं, जिस पर हाथ रख देते हैं इनकी हो जाती है। क्या सबको आपने बेवकूफ़ समझ लिया है क्या? जो चाहोगे वो कह दोगे और लोग मानते हैं, तो कमाल की बात है। क्योंकि इन्होंने एक धर्म की चाशनी लोगों को चढ़ा दी, अफीम चढ़ा दी, तो उस धर्म की अफीम के चक्कर में लोग इनकी हाँ में हाँ करते हैं, इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। सच बात तो ज़रा जानो भाई, कैसा जुल्म हो रहा है। तुम्हारी प्रॉपर्टियों को अगर कोई छीने तुम्हें अच्छा लगेगा? हम तो किसी हिंदू भाई की प्रॉपर्टी छीनने नहीं जा रहे, और मुसलमानों की प्रॉपर्टी है वक्त, उसमें किसी हिंदू का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें भी हिंदुओं को भड़काने के लिए क्या कहा जाता है कि साहब ये जिस पे चाहती हैं हाथ रख देती हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम कर दोगे आप। इसीलिए इसका परिसंघ का निर्माण है कि भाई हम सब लोग ना, हम 85% लोग एक साथ हैं, यानी कि दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी, ओबीसी, हम सब लोग। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे उस नारे पे? ये छदम है, ये झूठ है, ये मक्कारी है, ये बिल्कुल मक्कारी है। ये हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और वाली बात है। ठीक है शाहिद साहब, आपने बात की, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शाहिद अली साहब जो कि डोमा परिसंघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और किस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो है सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और जिस प्रकार से संविधान बचाने को लेकर वो संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन संविधान के जो नियम हैं जो उसको नहीं मानते हैं, और वो जो है उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।